हेलो दोस्तों, ये हमारा झारखंड डीपीओ का आज हमारा 10वां यानी लास्ट मॉक टेस्ट है। इससे पहले आपने 9 जो है मॉक टेस्ट लगाए होंगे, ठीक है। तो उनका लेवल कैसा था, कैसा आपके लिए रहा, और ये 10 मॉक टेस्ट फ्री टेस्ट थे, तो ये कैसे रहे आपके लिए, ठीक है। उसके संबंध में आप कमेंट करके बताना। और आपका पेपर चूंकि 20 दिसंबर को निर्धारित है ना, फिक्स हो गया है, और 13 दिसंबर को बैकलॉग वालों का है और 20 दिसंबर को रेगुलर वालों का है। तो आप अपनी तैयारी, बाकी देखो आज 10 दिसंबर है ना, और 10वां टेस्ट है। इसके बाद में जो आपके पास में 8-9 दिन बचते हैं, 8 दिन जो बचते हैं, ठीक है। तो 8 दिन में आप जो इन क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, एक बार उनको देख लेना। और उसके बाद में करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर को देखना है आपको। और उसके बाद में न्यू केस लॉ, इनको देखना है, चाहे वो सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन इनसे रिलेटेड हैं। तो न्यू केस लॉज आपको देखने हैं। उसके बाद में जो रिवीजन है ना, रिवीजन आपको करना है। फिर चाहे वो जीके का पार्ट हो, जो भी आपका वीक है या स्ट्रॉन्ग है उसके हिसाब से, और आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें अमेंडमेंट जो है ना, वो भी पढ़ जाना आप। अमेंडमेंट जो आपके लगभग 106 तो आपके हो ही चुके हैं, ठीक है ना। 130वां संविधान संशोधन बिल तक आप पढ़ के चले जाना। तो ये सारी चीजें हैं, और बाकी तो इतना वो है नहीं, इसमें तैयारी के लिए टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो इतना बहुत है। उसके बाद में आप चलते हैं पेपर पर। तो पेपर सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। आपको एमआर शीट अपना लेके बैठना है या फिर ब्लैंक पेज, और उस पर आपको पहले आपको 1 to 100 आपको क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, और आप उनको अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। और फिर बाद में 2-3 मिनट बाद उसकी आंसर की आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो आप 100 क्वेश्चन इनको देख लीजिए। और इसमें मतलब आपको हर पेपर में एक आध पेपर, अगर एक पेपर या 2 पेपर अगर छोड़ दें, तो बाकी मोस्टली पेपर में आपको 8 पेपर में, कम से कम 8 पेपर में आपको न्यू केस लॉ आपको जरूर मिले होंगे। 2020 से लेके 2025 तक के लगभग इनसे रिलेटेड, मतलब जो सब्जेक्ट हैं आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, लगभग सारे जो केस लॉ हैं वो कंप्लीट करा दिए गए हैं, ठीक है। अब वो इसमें कंप्लीट है, लगभग आपके सितंबर अक्टूबर तक के केस लॉ इसमें आपको दिए गए हैं 10 टेस्ट में। और इसके बाद में जैसे ही यूपी एपीओ से रिलेटेड या बिहार एपीओ से रिलेटेड ये जो सिलेबस है इनका कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, जैसे ही इसका सिलेबस कंप्लीट होता है, तो उसके बाद में उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज आपको जनवरी से स्टार्ट कराई जाएगी। कराई जानी तो दिसंबर से थी, लेकिन अभी चूंकि सब झारखंड में लगे हुए हैं, तो इसके संबंध में टेस्ट सीरीज होगी जनवरी से स्टार्ट, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि सारी चीजें फ्री हैं। और जैसे आपको क्लास में माहौल मिलता है, क्लास में मतलब तैयारी में आपको कराया जा सकता है, वैसा ही आपको तैयारी यहाँ पर इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। आप लेक्चर लेके देखिए बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के, है ना। अभी कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा। यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट में चल रहा है, यूपी पुलिस एक्ट खत्म हो गया है, रेगुलेशन अभी चल रहा है, ठीक है। 3-4 लेक्चर में रेगुलेशन खत्म हो जाएगा, और 3-4 लेक्चर में आपका बीएसए भी खत्म हो जाएगा। फिर इनके क्वेश्चंस वगैरह रह जाएंगे, तो क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। तो ये आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आपको आंसर की करा देते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं आपके आंसर की को। पहला है, भारतीय दंड संहिता के निम्न में से किस अपराध के लिए दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसका आंसर है बाइगेमी। उसके बाद में है ना, कुछ अपराध है ना, जैसे पब्लिक न्यूसेंस हो गया या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह हो गए, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत जो आते हैं। उसके बाद में किस सेक्शन में आईपीसी में स्टॉकिंग यानी पीछा करना को परिभाषित किया गया है? तो 354 डी, ठीक है। यहाँ पे ये गलत हो गया है, यहाँ पे ये सी है और ये डी है इंग्लिश में।
ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा है कि आईपीसी की धारा 149 को लागू करने के लिए साझा अवैध उद्देश्य यानी कॉमन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होना आवश्यक है। तो यहाँ पर सत्यम बनाम हरियाणा राज्य 2022 सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में एजो की बे की पत्नी का प्रेमी या पत्नी से पति की बहुमूल्य संपत्ति को उपहार में प्राप्त कर लेता है, यह जानते हुए भी कि उसे उस संपत्ति को देने का प्राधिकार नहीं है, वो किस अपराध का दोषी है? तो यहाँ पर है वो चोरी का। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, आईपीसी के अंतर्गत में कौन सा अपराध है जिसमें अपराध की तैयारी भी कठोर दंड से दंडनीय है? तो डकैती की तैयारी करना, जो 399 आईपीसी। ठीक है, उसमें कठोर कारावास है जो 10 वर्ष तक का हो सकता है और फाइन। ए द्वारा बी को उकसाया जाता है वह सी की हत्या कर दे, किंतु अंततः वह अपराध कारित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर एक किस चीज के लिए लायबल होगा? तो यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो 7 वर्ष तक का कारावास और फाइन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। ए इस आशय से और यह संभावित जानते हुए कि वह बै की फसल को नुकसान कारित करे और बै के खेतों में ढोरों का प्रवेश कारित करता है, यहाँ ए ने कौन सा अपराध किया है? तो मिसचीफ यानी रिष्टी का अपराध। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर 8th क्वेश्चन। ए ने एक कमजोर वृद्धा बै को अपनी फसल चुराते पाया, ए ने उसे निर्दयता पूर्वक पीटा जिससे उसकी मृत्यु हो गई, यहाँ ए किस अपराध का दोषी है? तो यहाँ पर ए हत्या का दोषी है। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सा तत्व आईपीसी की 326A में वर्णित एसिड अटैक के अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो यहाँ पर है मौका सी, केवल शारीरिक दर्द यानी ओनली फिजिकल पेन। जहां एक पुरुष किसी महिला का जो वॉशरूम में अपने कपड़े बदल रही थी उसका चित्र गुप्त रूप से खींच लेता है, तो कौन सा अपराध यहाँ पर किया है? तो 354C वॉयरिज्म से रिलेटेड अपराध है, दृश्य रति का। उसके बाद में नेक्स्ट है, कोई पुरुष जो किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का प्रयोग किए जाने पर निगरानी सर्वेलेंस रखता है, वो किस अपराध का उत्तरदायी है? तो यहाँ पर वो स्टॉकिंग का। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के प्रसिद्ध केस जो 377 आईपीसी की संवैधानिक वैधता विषयक था उसको उलट दिया था? तो यहाँ पर ये किस वाद में उलट दिया था यहाँ पर जो है ये? तो यहाँ पर 12 का आएगा सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन। ये जो केस था दिल्ली हाई कोर्ट का प्रसिद्ध वाद है ना, दिल्ली हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वाद जो 377 आईपीसी की संवैधानिक वैधता विषयक था उसको पूछ रहा है ये। ठीक है ना, तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने संवैधानिक वैधता ठहराया था, उसको उलट दिया था सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन में। और जो नाज फाउंडेशन वाला केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको पलट दिया था। ठीक है, और ये है नवतेज सिंह जौहर, एक इससे रिलेटेड है 377 जिसमें नवतेज सिंह जौहर का केस है। इसका आंसर सी रहेगा। और जो नवतेज सिंह जौहर वाला केस है उसमें इसको पार्शली मतलब जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी है, सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन। उसके बाद में नेक्स्ट है, आईपीसी के अधीन विवाह से संबंधित अपराधों में न्यूनतम सजा या दंड है? तो यहां पर है 498 ठीक है, यानी 2 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, ए बी को अभित्रस्त यानी इंटिमिडेट करने के आशय से बी के गृह में खिड़की के मार्ग से प्रवेश करता है, यहां एक किस अपराध का उत्तरदायी है? तो हाउस ब्रेकिंग। ठीक है, जो 445 में है आईपीसी में। ए एक महिला के कानों से कुंडल खींचता है और इससे उसके कान को चीरते हुए बुरी तरह घायल कर देता है, तो एक किस चीज के लिए यहां पर लायबल होगा? तो यहां पर वो लायबल होगा रॉबरी यानी लूट के लिए। ठीक है, उसके बाद में
नेक्स्ट है कौन सा मैचिंग यहाँ पर नहीं है, तो 497 एडल्ट्री से रिलेटेड है, विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना, सही मैचिंग नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है 17, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित किया कि आईपीसी की धारा 302 और 304 में अंतर निर्धारित करने के लिए अभियुक्त का इरादा मुख्य आवश्यक तत्व यहाँ पर है, तो स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस ऊधम सिंह 2021 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आईपीसी के अधीन डकैती का अपराध किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है, लूट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आईपीसी की किस धारा में आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, तो यहां पर 511 आईपीसी। उसके बाद में नेक्स्ट है आईपीसी की धारा 120 ए के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र की सहमति के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या यहां पर कितनी होनी चाहिए, 2। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आईपीसी के अंतर्गत में जो किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों के द्वारा या बल से उत्प्रेरित करता है, तो वह कहा जाता है यहां पर एबडक्शन। ठीक है, अपहरण 362। उसके बाद में ऐसी संपत्ति का जो मृत व्यक्ति के कब्जे में मृत्यु के समय थी जो बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है, आईपीसी की किस धारा में वो पनिशेबल है, तो 404 में। ठीक है, उसके बाद में 23 आईपीसी की सेक्शन 304 बी के अंतर्गत मतलब उसके अनुसार जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि कम नहीं होगी, यहाँ पर तो 7 साल से कम नहीं होगी, है ना। देखो इसमें सजा भी 7 वर्ष है और दहेज मृत्यु साबित करने के लिए भी 7 वर्ष ही होता है, तो इस तरह से आप कोरिलेट इसको कर सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है 24 आईपीसी में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा कौन सी सेक्शन स्थापित नहीं की गई थी, अंत स्थापित, तो यहां पर है प्रच्छन्न गृह अत्याचार। ठीक है, 354 ABCD स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस प्रक्रिया के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि इन हाउस प्रक्रिया की जो नींव है वो संविधान के आर्टिकल 141 के अंतर्गत घोषित विधि में है और जो जज हैं वो जांच अधिनियम 1968 की धारा 3(2) की परिधि में शब्द अन्यथा के अंतर्गत में आता है। इन हाउस प्रक्रिया एक फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस मात्र है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सिफारिश करने और न करने के लिए एक आधार प्रदान करता है और यह अपने आप में आरोपित न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया यथास्थिति 124(4)(5) है ना, या हाईकोर्ट के मामले में 217(18) ठीक है के अंतर्गत अंततः संसद के द्वारा ही संपन्न होती है। तो इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये। ठीक है, तो इसका आंसर है एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे ना जिनके उसमें पाया गया था नोट जले हुए पाए गए थे, उसी से रिलेटेड ये केस है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 है। इनका वाद संबंधित है तो एसिड अटैक से। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है एविडेंस कब इनेक्टेड हुआ था। देखो यहां गलत लिख रखा केम इनटू फोर्स ने इनेक्टेड अधिनियमित कब हुआ था, तो वो हुआ था 15 मार्च 1872 को। ठीक है ना, 1 सितंबर 1872 को तो क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका ही हो गया केम इनटू फोर्स, जबकि इनेक्टेड होना चाहिए था, हैज बीन इनेक्टेड। उसके बाद में नेक्स्ट है 28 कौन साक्ष्य विधि में सम्मिलित होता है, तो यहां पर रहेगा आपका साक्ष्य के विधिक नियम। उसके बाद में नेक्स्ट है 28 किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सबूत के भार
ठीक है, इसकी ये गलत होगा, सबूत के भार, सबूत के भार और सबूत के दायित्व में अंतर स्थापित करते हुए, है ना, यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ऑनस ऑफ प्रूफ में अंतर स्थापित करते हुए बताया कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो जैसे किसी तथ्य को साबित करना है और ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन सबूत का दायित्व परिवर्तित होता है जो साक्ष्य के मूल्यांकन में एक अनवरत, अनवरत मतलब कंटिन्यूअसली, निरंतर प्रक्रिया है। तो ये किस केस में कहा गया था? 14वां मृत विधिक प्रतिनिधि के द्वारा बना वेंकटप्पा 2025 का केस है, एविडेंस से रिलेटेड, ठीक है, बीएसए से रिलेटेड कह सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, संरक्षक के द्वारा या उसकी सहमति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के लाभ के लिए गुड फेथ में कोई कार्य किया जाता है, ये शब्दावली किस धारा से संबंधित है? तो ये है 89 से, ठीक है ना, आईपीसी की सेक्शन 89। उसके बाद में नेक्स्ट है, यह अस्वेच्छा मत्तता के प्रभाव में एक को जान से मारने का प्रयत्न करता है, तो यहाँ पर यह किस अपराध के लिए दोषी है? तो अस्वैच्छिक है, तो यहाँ पर इसका बचाव मिलेगा, ठीक है ना, किसी भी अपराध से नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट है, अपराध किए जाने के वक्त दुष्प्रेरक की उपस्थिति, ठीक है, 114 आईपीसी। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां अपीलार्थी का मामला सीआरपीसी की धारा 223 डी से आच्छादित है, उसका जॉइंट ट्रायल से सेपरेट ट्रायल किया जाना, वह भी केवल इस आधार पर कि वह एक वर्तमान विधायक है, भारत के संविधान के आर्टिकल 14 और 21 के अंतर्गत जो प्रदत्त उसके अधिकार का उल्लंघन है, वायलेशन है। तो ये किस केस में कहा गया था? मम्मन खान बनाम हरियाणा राज्य 2025 सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है, ए ऐसे नगों को जिनको वह जानता है कि वे हीरे नहीं है, हीरों के रूप में गिरवी रखकर संशय प्रवंचना करता है और तद्वारा धन उधार देने के लिए यह को उत्प्रेरित करता है, तो कौन सी अपराध का दोषी है? तो छल का, ठीक है। जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, तो कौन सा अपराध मतलब किस दंड से होगा? ऐसी कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना। नेक्स्ट है, वारंट केस का संबंध ऐसे अपराध से है जो पनिशेबल होगा 36 में, तो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का कारावास। अचल संपत्ति पर विवाद के संबंध में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 145 के अंतर्गत संपत्ति पर कब्जे के संबंध में अपने आदेश पारित करने से पहले कितनी अवधि पर विचार करेगा? 2 माह, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट 38 धारा 106 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रशांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति पर छोड़ने का अधिकार कौन दे सकता है? यहाँ पर 38 में तो उपयुक्त सभी को है, ठीक है। सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत अब भरण पोषण हेतु प्रति माह कितनी राशि दिलाई जा सकती है? तो परिस्थितियों के अनुसार मजिस्ट्रेट जैसा उचित समझे। सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण कौन नहीं मांग सकता है? तो वयस्क विवाहित पुत्री, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, धारा 131 सीआरपीसी को लागू करने के लिए असुविधा या अतिक्रमण कहां नहीं होना चाहिए? तो निजी स्थान पर और निजी व्यक्तियों पर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 29 के अधीन कितनी सजा यानी कितना दंड देने का अधिकार है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को? तो 1 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस अपराध का समरी ट्रायल नहीं किया जा सकता है? तो गंभीर उपति, ठीक है ना, ग्रीवियस हर्ट का। उसके बाद में नेक्स्ट है, समरी ट्रायल के अंतर्गत सीआरपीसी के अध्याय 21 में अधिकतम दंड की सीमा कितनी है? तो 3 माह। ए जिसे 5 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था, कारावास से भाग गया और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था 1 वर्ष, तो 1 वर्ष बाद, है ना, यहाँ पर पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश की 1 वर्ष बाद होगा, 1 वर्ष बाद यहाँ पर, ठीक है ना। तो पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के एक को बंदी बना सकता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है,
कोई व्यक्ति जिले के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं हो सकता यदि उसका नाम कहाँ ना हो, जिला मजिस्ट्रेट की सूची में ना हो। ठीक है। उसके बाद में यहाँ 24 में आप देखते हैं इसको। ठीक है, सीआरपीसी की सेक्शन 24। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा है कि जमानत निरस्तीकरण आवेदन इसको इस आधार पर निस्तारित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त के द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, ना कि अन्यथा। साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करना अभियुक्त को प्रदत्त जमानत निरस्त करने के लिए एक संगत आधार गठित करता है, और इसी प्रकार से किसी साक्षी को डराना या धमकी देना अभियुक्त को प्रदत्त स्वतंत्रता को वापस लेने के लिए पर्याप्त है। स्वतंत्रता को वापस लेना मतलब जमानत वापस लेने के लिए पर्याप्त है। तो ये केस में कहा गया था, ये कहा गया था फ्रीराम वर्सेस यूपी 2025। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, क्या कोई अभियुक्त अपने बचाव में सक्षम साक्षी हो सकता है? यहाँ पर तो यदि वह स्वप्रेरणा से लिखित आवेदन देता है। ठीक है, 315 आप सेक्शन पढ़ेंगे सीआरपीसी का। यदि अभियोजन एवं अभियुक्त के साक्ष्य को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट को यह महसूस हो कि अभियुक्त दोषी है और वह अधिक दंड का पात्र है जिसे देने के लिए वो मजिस्ट्रेट सशक्त एम्पावर्ड मतलब नहीं है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट मामले को किसे भेजेगा? तो यहाँ पर भेजेगा वो सीजेएम को। ठीक है, 325 में आप पढ़ेंगे इसको। एवं ए एवं बे का एक साथ विचारण यानी ट्रायल किया जाता है, जिसमें ए को जो सजा दी जाती है वह अपील योग्य नहीं है किंतु बे की सजा अपील योग्य है। क्या ए अपनी सजा के विरुद्ध अपील कर सकता है? तो कर सकता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर 51। ए ने बे से ऋण लिया था जिसका भुगतान वह कर चुका था, परंतु उसकी रसीद उससे खो गई थी। उस भुगतान की वह दूसरी रसीद बना लेता है। जब बे उस पर पुनः भुगतान का दावा करता है तो उस रसीद को ए साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर ए किस अपराध का दोषी है? तो ए किसी अपराध का यहाँ पर दोषी नहीं है। ठीक है, नहीं, जब वह उस पर पुनः भुगतान का दावा करता है तो उस रसीद को साक्ष्य के रूप में, तो यहां पर वो रसीद उसने बनाई है तो कूट रचना का होगा। ठीक है, ए होगा इसका आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट है, यदि किसी दांडिक अपील में अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है एवं उसके नजदीकी रिश्तेदार अपील को जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें कितनी अवधि के अंदर आवेदन देना होता है? तो 30 दिन के भीतर। 394 में है अपीलों का जो उपशमन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक सीजेएम ने धारा 379 आईपीसी के अंतर्गत अपराध का संक्षिप्त विचारण किया और अभियुक्त को 6 माह के साधारण कारावास से दंडित किया। मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त दंडाज्ञा लागू होगी। यहाँ पर विधि के प्रावधान के विपरीत है। ठीक है, ये सेक्शन 260 पढ़ेंगे आप सीआरपीसी में। उसके बाद में नेक्स्ट है, ए के द्वारा एक असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना देने पर थाना प्रभारी ने उसका सारांश किया। तत्पश्चात उसने निम्न कार्रवाई की। थाना प्रभारी का कौन सा कार्य विधि सम्मत था? तो यहाँ पर उसने ए को मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने के लिए निर्देशित किया। ठीक है, डी। उसके बाद में नेक्स्ट है, धारा 110 सीआरपीसी के अंतर्गत अभ्यस्त अपराधियों से सदाचार की प्रतिभूति लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? यहाँ पर तो ये प्राप्त है आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। ठीक है ना, सिर्फ 106 में ही कोर्ट ऑफ सेशन यानी सेशन जज और एग्जीक्यूटिव फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मतलब वो दोनों हैं। ठीक है, बाकी 107 से लेकर के 110 तक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। उसके बाद में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा की गई निम्न कार्यों में से कौन सी कार्रवाई विधि के प्रावधानों के विरुद्ध है? तो उसने एक वारंट प्रकरण में अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण को निरस्त कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट है, सीआरपीसी किस तारीख से लागू हुई? तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 1974। ए के द्वारा एक विशेष संज्ञेय अपराध बाबत दी गई सूचना एक थाना प्रभारी ने अंकित करने से इनकार कर दिया। तो ए ने निम्नलिखित कार्रवाई की, तो उसको क्या उपचार मिलेगा? यहाँ पर जो है वो मिलेगा संज्ञेय अपराध का वृत्तांत डाक द्वारा एसपी को लिख के भेज देना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है,
58 नंबर क्वेश्चन 59, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी धर्मों के लोगों पर लागू है, चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो? तो एक फेमस केस है मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। उसके बाद में नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 321 के अंतर्गत में कौन किसी मामले के अभियोजन को वापस ले सकता है? तो किसी मामले का बाहर साधक लोक अभियोजक न्यायालय की सहमति से। ए पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है, ए के पास में टिकट था, यह साबित करने का भार किस पर है? तो ए पर है, ठीक है ना। 106 एविडेंस। एक सहअपराधी के संबंध में क्या प्रावधान है? तो उसका साक्ष्य 114 एवं 133 एविडेंस के अंतर्गत रिलीवेंट है। किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितनी संख्या में साक्षी अपेक्षित हैं? तो कोई विशेष संख्या यहाँ पर अपेक्षित नहीं है। कौन सा तत्व साक्ष्य अधिनियम के मुख्य सिद्धांतों में से नहीं है? तो अनुचित साक्ष्य स्वीकार कर लेना चाहिए, ये सिद्धांत नहीं है। किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या वह किसी पद से बेईमानी के लिए डिसमिस नहीं किया गया था, वह इससे इनकार करता है। क्या यह दर्शाने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है कि क्या वह बेईमानी के लिए डिसमिस किया गया था? ठीक है, तो ऐसा साक्ष्य क्या होगा? इनएडमिसिबल, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र ए को मिला, यह फैक्ट कि वह सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था और वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया था? तो इसका आंसर होगा रिलीवेंट है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति एविडेंस की किस सेक्शन के अंतर्गत में रिलीवेंट है? तो 26 में। सीआरपीसी में दंड कार्रवाई में ये फैक्ट नहीं, दंडिक कार्रवाई में ये फैक्ट की अभियुक्त बुरेशील का है, एविडेंस में किस सेक्शन में है और क्या है, इसमें रिलीवेंट है या नहीं है? तो इसमें पूछा है तो ये दंडिक कार्रवाई में ये फैक्ट की अभियुक्त बुरेशील का है, विसंगत है जब तक इस बात का साक्ष्य नहीं दिया गया हो कि वह अच्छे सील का है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 69 लोक दस्तावेज को एविडेंस के अंतर्गत में साबित किया जा सकता है। तो यहां पर प्रमाणित प्रतिलिपि के द्वारा। दस्तावेज को साबित करने के लिए कब अनुप्रमाणित साक्षी बुलाना आवश्यक नहीं है? तो जब वह दस्तावेज वसीयत ना हो। उसके बाद में किसी अपराध को साबित करने का भार किस पर होता है? तो वह अभियोजन पर होता है। सभी स्वीकृतियां संस्वीकृतियां होती हैं, परंतु सभी संस्वीकृतियां स्वीकृतियां नहीं होती हैं, यह कथन असत्य है, ठीक है। सभी संस्वीकृतियां संस्वीकृतियां होती हैं, नहीं, ये गलत है ना। कन्फेशन यानी गुनाह कबूल हो गया एक तरह से, संस्वीकृति का मतलब क्या हो गया? गुनाह कबूल करना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हो गया सत्य कथन बताना है इसमें 73। तो विबंध का जो सिद्धांत है, एस्टोपल का सिद्धांत केवल दीवानी मामलों में लागू होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है एविडेंस की किस धारा के अंतर्गत में द्वितीय वादी विचारण के वर्जन हेतु पूर्व निर्णय सुसंगत है? तो एविडेंस में कौन सी में है ये? 40 में। ये कहना सही है कि एविडेंस की धारा 3 के प्रयोजन के लिए यहां पर शिला पर उत्कीर्ण लेख लोक दस्तावेज है। जांच शनाख्त की कार्यवाही संबंधी साक्ष्य एविडेंस की किस सेक्शन के अंतर्गत में रिलीवेंट है? तो जांच शनाख्ती है ना, तो ये आइडेंटिफिकेशन परेड को ही कह रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट है किसी अभियुक्त के द्वारा की गई कोई भी संस्वीकृति यानी कन्फेशन उसके विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य होगी यदि वह की गई है पुलिस की कस्टडी में होते मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में। पुलिस अधिकारी के सामने की गई संस्वीकृति तभी ग्राह्य होगी जब वह
यहाँ पर अभियुक्त के विरुद्ध उस सीमा तक साबित की जा सकती है जहां तक कि उसने किन्हीं तथ्यों का, फैक्ट का पता चलता है। ठीक है ना, 27 से रिलेटेड है। उसके बाद में नेक्स्ट है सेकेंडरी एविडेंस, किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या विषय वस्तु के संबंध में नहीं दिया जा सकता है जबकि मूल न नष्ट हुआ है, न खो गया है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है विवादक तथ्य को साबित करने के लिए प्रत्येक मामले में साक्ष्यों की कोई निश्चित संख्या आवश्यक नहीं है। सेक्शन 8 किन फैक्ट के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है? तो MPC। ठीक है ना, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट। कंडक्ट में दोनों तरह के कंडक्ट आ जाएंगे, सब्सिक्वेंट और प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे इनका बिफोर और आफ्टर लिख रखा है इन्होंने ट्रांसलेशन में। सेक्शन 14 एविडेंस के अंतर्गत में प्रयुक्त मन की किसी दशा। तो मन की दशा क्या करती है? तो किंगरिक को आपको याद रखना, नॉलेज, इंटेंशन, नेग्लिजेंस, गुड फेथ, रैशनेस, इलविल और गुडविल। ठीक है ना, तो यहाँ पर 82 में आपका हो गया ये सभी। साक्ष्य की स्वीकार्यता संबंधी अनिवार्यता का नियम किसको शामिल करता है? अनिवार्यता का नियम को मतलब किस सेक्शन के में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 32 है आपका डाइन डिक्लेरेशन से रिलेटेड। उसके बाद में नेक्स्ट है एविडेंस की धारा 105, ये लागू होती है आपराधिक मुकदमों की सुनवाई पर। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है एविडेंस को कितने भाग और कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में और 11 चैप्टर्स में। गंभीर अपराध के अन्वेषण में पुलिस अधिकारी सक्षम रेल प्राधिकारी की अनुमति से प्रथम उपलब्ध यात्री गाड़ी या मालगाड़ी से यात्रा कर सकता है, किंतु ऐसे मामले में पुलिस अधिकारी को नियम विरुद्ध रेलगाड़ी को रोकने की अनुमति नहीं होगी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का तद्विषयक उपलब्ध है। ये कहां से आ गया इसमें? ये क्वेश्चन गलत आ गया। ये मिस्टेक हो गई है, इसको क्वेश्चन को वो कर देना कैंसिल। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को धारा 173 CRPC का अनुपालन करते हुए अन्वेषण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लेना चाहिए। अरे यार ये भी गलत आ गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 किस एक के लिए उपबंध करने की अनुमति राज्य को नहीं देता है? तो यहां पर धर्म विशेष का वर्ग। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो यहां पर मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। उसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति के द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कौन से मार्ग का प्रावधान करता है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान का जो ढांचा है वो किस तरह का है? स्वरूप में तो संघात्मक है और आत्मा में एकात्मक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 92 किस अभिलक्षण को हमने ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण नहीं किया है? तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित किया कि यदि मृत्यु घटना के समय कारित उपपत्ति का प्रत्यक्ष और निकटस्थ परिणाम थी तो धारा 302 आकर्षित होगी, और यदि मृत्यु घटना के समय कारित उपपत्ति से अन्यथा और दूरस्थ परिणाम थी तब धारा 307 आकर्षित होगी, भले ही मृतक की मृत्यु घटना के 9 महीने बाद हुई हो। तो 302 और 307 में यहाँ एक तरह से डिफरेंस यहाँ पर बताया था कि किस परिस्थिति में लागू होगी। वह मृत्यु को देखा जाएगा, मृत्यु हुई थी मृतक की घटना के 9 महीने बाद। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है मणिक लाल साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2025 सुप्रीम कोर्ट।
नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता था, तो फेडरल कोर्ट। नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था किस आम चुनाव में, तो 1989 के आम चुनाव में। ठीक है, जो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 326 आर्टिकल में संशोधन करके जो वोटर्स थे उनकी आयु 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष की गई थी। ठीक है, तो इसको 1989 के जो आम चुनाव थे उनमें पहली बार प्रयोग किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो यहां पर संसदीय कानून के द्वारा। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका, तो उद्देशिका क्या है, यहां पर प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। नेक्स्ट है कौन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है यहां पर 98 में, तो हमारी गौरवशाली प्राचीन सभ्यता का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है मृत्युदंड के लघुकरण की शक्ति आईपीसी के अधीन निहित है। आईपीसी यहां पर हो जाएगा आपका मृत्युदंड के लघुकरण की शक्ति समुचित सरकार में, और ये दंड प्रक्रिया संहिता होगी। ठीक है ना, इसमें मिस्टेक हो गई है, दंड प्रक्रिया संहिता में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस किस के द्वारा मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, आर्टिकल 66 में। ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसमें 2 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं और इसमें ये मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन की फ्रेमिंग में, मतलब तो 2 क्वेश्चन इसमें गलत हो गए हैं, वो आप हटा देना, 98 में से आप इसमें से देख लेना। ठीक है। तो इस तरीके से ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी उसमें टेलीग्राम के उसमें, और उसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां आपको जो भी लेटेस्ट जानकारी रहेगी वो भी आपको शेयर कर दी जाएगी, और जो भी वीडियोज आते रहेंगे उससे भी आप अपडेट रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।